हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। हमारे सिलेबस में बहुत सारे पर्यावरण के प्रकार, प्रदूषणों के प्रकार दिए हुए हैं, जैसे वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, बहुत सारे प्रदूषण के प्रकार दिए हुए हैं। हम उनको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक ओवरव्यू ले लीजिए कि प्रदूषण बोलते किसे हैं। सबसे पहले ऐसा प्रदूषण, कोई भी कारण जिससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, वो सारे किस कैटेगरी में रखे जाएंगे? प्रदूषण की श्रेणी में रखे जाएंगे, ठीक है। और ऐसे कोई भी पदार्थ जो कि पर्यावरण को हासित करते हैं, या वो पदार्थ जो कि पर्यावरण को ह्रास पहुंचाने का कार्य करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या होता है प्रदूषण और क्या होता है प्रदूषक। दो चीज़ें हो गई हमारी क्लियर। तीसरी आप देखिए कि प्रदूषण के प्रकार को किस तरीके से बांटा गया है। तो मेन जो है, इसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है: उत्पत्ति के आधार पे, अवस्था के आधार पे, स्वरूप के आधार पे और निस्तारण के प्रकृति के आधार पे। इसको आप एक एक करके अच्छे से समझ लीजिए। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि ये कौन से प्रकृति का प्रदूषण है, तो जिससे आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से टिक कर पाएं, ठीक है। तो पहला, उत्पत्ति के आधार पर 2 तरीके से बांटा गया है: प्राकृतिक प्रदूषक और मानव जनित प्रदूषक। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसे प्रदूषक जो कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, या जिनके कारण, जो कि प्राकृतिक रूप से ही प्रदूषण का कारण बनते हैं, वो सब किस में रखे जाते हैं? प्राकृतिक प्रदूषक। जैसे भूकंप और ज्वालामुखी से जो भी प्रदूषण होता है, जैसे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वहाँ से बहुत सारा धुआं निकलता है, ठीक है, बहुत सारे फ्लाई एसिड निकलते हैं। तो जो उनके कारण प्रदूषण होता है वो किस में रखा जाता है? प्राकृतिक प्रदूषण की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। दूसरा, मानव जनित प्रदूषण। ऐसे प्रदूषण जो कि मानव के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, ऐसी प्रदूषण की क्रियाएं या ऐसे कोई भी कारण जो कि मानव जनित क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं? मानव जनित प्रदूषक में रखते हैं, ठीक है। 2 चीजें हमारी क्लियर हो गई। आगे है देखिए अवस्था के आधार पे। अवस्था के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है। आपको ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसे बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। ठोस कणकीय प्रदूषण, मतलब ऐसे प्रदूषक जो कि प्रकृति में ठोस आकार के हैं, ठीक है, जिनकी प्रकृति ठोस आकार की है, उन्हें किस में रखा जाता है? ठोस कणकीय प्रदूषक में। कौन कौन से आते हैं? कालिक और धूम्र, एरोसोल, ये कोलाइड जैसे होते हैं। पीएम, पर्टिकुलर मैटर्स बोलते हैं इन्हें। फ्लाई ऐश और एसपीएम, इन सभी को एक एक करके हम अच्छे से और विस्तार में पढ़ेंगे जब भी हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे या किसी और प्रदूषण के बारे में पढ़ रहे होंगे, और अगर इनका जिक्र आएगा तो हम इन्हें बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप बस ये याद रखिए कि कौन सा किस कैटेगरी में आता है। तरल प्रदूषक जो कि द्रव के फॉर्म में पाए जाते हैं: अमोनिया, यूरिया और नाइट्रेट, ठीक है। गैसीय प्रदूषक में हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे किस में आते हैं? गैस, मतलब जो गैसें हैं वो हमारे वातावरण को जिस तरीके से प्रदूषित करती है, वो सब किस में आते हैं? गैसीय प्रदूषण में। स्वरूप के आधार पर तो 2 प्रकार से बांटा गया है: प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक वो होते हैं जो कि अपने मूल रूप में प्रदूषण को फैलाते हैं, मतलब वो जिस रूप में हैं उसी रूप में प्रदूषण को फैला रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक प्रदूषक। लेकिन अगर इन प्राथमिक प्रदूषणों के कारण कुछ द्वितीयक उत्पन्न होता है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, या फिर किसी और चीज़ के बाद वो प्रदूषण को फैला रहे हैं या किसी और चीज़ से उत्पन्न होकर वो प्रदूषण को फैला रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक में आते हैं डीटीटी, प्लास्टिक, CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। द्वितीयक में आते हैं अमोनिया और ओजोन। किस तरीके से? जब हम वायु प्रदूषण पढ़ेंगे तो ओजोन और अमोनिया को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे निस्तारण के प्रकृति के आधार पर, ठीक है। जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण। जैव निम्नीकरण में उनको रखा जाता है जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा जल्दी से अपघटित कर दिए जाते हैं, मतलब वो अपने प्राथमिक रूप में ही होते हैं और उन्हें जल्दी से जल्दी जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अपघटित करके वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है, या ऐसा कह लीजिए कि उनका जो चक्रीकरण होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है हमारे वायुमंडल में, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण। अब जो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं ये जो कि हमारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें हम बहुत टाइम तक भी उन्हें हम क्या कर सकते हैं? वापस डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, या वो अपने प्राथमिक अवस्था में ही रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जैव अनिम्नीकरण कहते हैं। जैसे प्लास्टिक को हम प्लास्टिक का कभी भी हम आप देखते होंगे बहुत सारे ऐड आ रहे हैं इस समय, प्लास्टिक बैन करो का बहुत ज़्यादा
नारा चल रहा है, क्योंकि अगर प्लास्टिक एक बार बन जाती है तो ऐसा बोला जाता है कि उसे कई साल लग जाते हैं उस प्लास्टिक को दोबारा मिट्टी में मिलने के लिए। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनको हम वापस जल्दी सड़ा गला नहीं सकते या जिनको जल्दी से हम प्रकृति में निस्तारित नहीं कर सकते, वो सब किस में आते हैं, अजैव निम्नीकरण में। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। घरेलू कचरा आप लोग देखते होंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत ही जल्दी इनको खा पी लिया जाता है और वापस इन्हें मिट्टी के ढेर में बना दिया जाता है। मलमूत्र आदि, इसमें होता है प्लास्टिक, भारी धातु, डीटीटी और सीसा। इन्हें वापस प्रकृति में मिलने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है या इन्हें गलने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि प्रदूषण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हमने एक बार देख ली हैं ऊपर ऊपर, बाकी हम इनको अच्छे से डिटेल में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो प्रदूषण के प्रकार में हो गया। अब जो पहली चीज़ आज हम उठाएंगे वो है हमारा वायु प्रदूषण। तो इसे हम लोग मिटा लेते हैं। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाती हूँ मैं इसे। अब जितने भी प्रदूषण हमारे उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, हम उनको एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्या आता है, बीमारियाँ। किस प्रदूषण के कारण या किस तत्व के कारण कौन सी बीमारी होती है, वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन्हें समझते हैं। वायु प्रदूषण, देखिए हम एक वायुमंडल में रहते हैं, हमारे चारों तरफ गैसों का जो है वो वितरण है। इसमें बहुत सारी गैसें जो है वो पाई जाती हैं। तो जो मुख्यतः पाई जाती हैं उनको आप लिख लीजिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड 78.09%, 20.95%, 0.93%। ठीक है, ये ऑर्गन हो गया और ये है 0.003%। कहने का मतलब है हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो है नाइट्रोजन। तो हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें कुछ गैसें जो हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, कुछ एक लिमिटेड मात्रा में अच्छी हैं और कुछ हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं हैं। लेकिन जब स्टार्टिंग में प्रकृति ने वातावरण को बनाया था तो उसने ऐसा ही वातावरण बनाया था जिससे कि सारी गैसों को अगर एक निश्चित संतुलन पे रखा जाए तो वो सारी ही हमारे लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लाभदायक थी। लेकिन जिस तरीके से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से मोटर गाड़ियों का प्रयोग बढ़ रहा है, उतना ही ज़्यादा हमारा वायुमंडल जो है वो प्रदूषित हो रहा है और कुछ गैसों का जो संतुलन है वो बिगड़ गया है। कुछ गैसें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाने लगी हैं और इसी तरीके से जो पेड़ों का नाश हो रहा है उससे कुछ गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाने लगी है। इसीलिए कुछ गैसों के कारण हमें, अगर वो ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो हमें क्या होती है, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। इतनी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब इसमें हम एक एक चीज़ विस्तार से पढ़ेंगे। ये तो हमारा हो गया वायु प्रदूषण होता क्या है, किस तरीके से फैलता है, जनरली चीज़ें जो हो गई। ठीक है, नॉर्मल पहली चीज़ से आप लोग ये लिख लीजिए कि कौन सा वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, अब वायु प्रदूषण के कुछ स्रोत होते हैं। पहला लिखिएगा आप प्राकृतिक स्रोत। मेन हम दो तरीके से देखते हैं, प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत। तो पहले आप लोग प्राकृतिक स्रोत के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट जो है वो मानव जनित प्रक्रिया नहीं है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो उससे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा जो है आग का लावा ऊपर उठता है, उसमें धुआं भी होता है, बहुत सारे फ्लाई एसेस भी उड़ते हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो ज्वालामुखी के साथ आती हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट क्या है, प्राकृतिक प्रदूषक का स्रोत है। इसमें से निकलता क्या है हम वो देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड,
आदि। दूसरी चीज आप लिखिए वनाग्नि। कभी कभी आप देखते होंगे कि जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। अभी एक चर्चा का विषय रहा है हमारा अमेजन वाला, ठीक है। तो वन में खुद ब खुद आग लग जाती है, उससे भी बहुत सारा प्रदूषण होता है, ठीक है। क्या क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख के कण। अब पेड़ पौधों की जो दैनिक क्रिया होती है, ठीक है, पेड़ पौधों की दैनिक क्रिया होती है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जैसे अमोनिया हो गई, ठीक है, मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, ठीक है। और जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से अमोनिया और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकलते हैं, अमोनिया और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड निकलते हैं के ऑक्साइड, ठीक है। ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक स्रोत हैं, मतलब इनमें किसी भी तरीके का मानव हस्तक्षेप नहीं होता। ये खुद ब खुद प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जिससे कि प्रदूषण फैलता है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं मानव स्रोतों को। मानव स्रोतों में मेन वही है कि जो हम गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल के ईंधन से जो चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है, और जो हम लकड़ी जला रहे हैं, उपले जला रहे हैं, उनसे जो प्रदूषण फैलता है वो सारे मानव जनित प्रदूषण में आते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। इसको आप लोग 03 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं गैसीय वायु प्रदूषण के बारे में। इसमें हम दो प्रकार के वायु प्रदूषण देखेंगे, गैसीय वायु प्रदूषण, एक कणीय वायु प्रदूषण, ठीक है। और एक एक करके सबको समझेंगे। तो गैसीय वायु प्रदूषण मुख्यतः वह होता है जब हम अपने जीवाश्म ईंधनों को जलाते हैं तो उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, जो राख निकलती है, उनसे जो प्रदूषण होता है उसे ही हम गैसीय वायु प्रदूषण कहते हैं। एक एक पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है। जीवाश्म देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है, हो सकता है कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आप लोग एक बार देख लीजिए। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो बीमारी से रिलेटेड ही होते हैं प्रदूषण में, ठीक है, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्योंकि अपने को अच्छे से पढ़ना है। तो जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर, ठीक है, जैसे हम लोग क्या जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, ठीक है, ईंधन जलाते हैं, तो इससे निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। यही गैसें आगे चल के हमें बीमार करती हैं, ठीक है। तो वो हम आगे इनको अलग अलग करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करती है और किस तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करती है, ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी सिर्फ इतना देखते जाइए कि किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, ठीक है। एरोसोल, आगे चल के हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एरोसोल होता क्या है? एरोसोल कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली से क्या निकलती है, हमारी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए भी आगे हम पूरा एक तरीके से विस्तार से देखेंगे। अभी देखिए सिर्फ ये गैसें निकल किस तरीके से रही हैं, ठीक है। आगे देखिए, गंधक युक्त
जीवाश्म ईंधनों के जलाने से निकले हुए सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, और हाइड्रोजन के सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों को आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप नाम लिखते जाइए। इतना हो गया। चौथी चीज़ देखिए, जो ऊंचाई पर चलने वाले वायुयान होते हैं उनका ईंधन जो जिससे वो चलते हैं, जो उनके अंदर फ्यूल होता है, उसके जलने से भी वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। तो ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयान के ईंधन के जलने तथा जो हम केमिकल, जो रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, ठीक है, जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं तथा रासायनिक उर्वरक, ठीक है, इसमें मुख्यतः निकलता क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इतनी चीजें हो गई। आगे लिखिए, जो हमारे सूती कपड़े होते हैं जब हम उनको कलर करते हैं, ठीक है, के विरंजन तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा निकली क्लोरीन, ठीक है, जो हम सूती कपड़ों को रगड़ने के लिए तथा उनसे या फिर अन्य रासायनिक क्रियाओं द्वारा जो क्लोरीन निकलती है वो हमारे शरीर को किस तरीके से इफेक्ट करती है, तो क्लोरीन निकलती कैसे है, ये चीज़ हो गई। आगे हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि क्लोरीन कैसे करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे शरीर को कैसे अफेक्ट करती है, वो सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 देखेंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब एक और आता है क्वेश्चन, जुगली करने वाले जो जानवर होते हैं, ठीक है, छोड़े जाने वाली हवा मीथेन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो याद रखिएगा मीथेन, ठीक है। ये हो गया हमारा गैसीय प्रदूषण कि मतलब गैसों के द्वारा किस तरीके से प्रदूषण फैलता है, किन चीज़ों का हम उपयोग करते हैं और उनसे कौन सी गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को या वायु को प्रदूषित करती हैं और फिर वायु प्रदूषण के द्वारा हमें अफेक्ट करती हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये खत्म हो गया अपना, इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली कि कौन कैसे निकल रहा है। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे, नाभिकीय वायु प्रदूषण के बाद कणिकीय वायु प्रदूषण, ठीक है। कणिकीय वायु प्रदूषण में जो प्रदूषक हैं उनको कणों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो पहला इसमें लिखिए एरोसोल, यह एक कोलाइड के रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप हवा में
लटके तरल या ठोस कणों को, ठीक है। मुख्यतः ये जेल जैसे होते हैं, मतलब अर्धठोस कोलाइड जैसे होते हैं। हवा में लटके तरल या ठोस कणों को एरोसॉल कहा जाता है। ठीक है। इनका आकार 0 या फिर 1 mm से 10 mm तक, ठीक है, हो सकता है। अब एरोसॉल निकलते कैसे हैं? ताप बिजली घर। ताप बिजली घर मतलब वहां जहां बिजली कोयले से बनाई जाती है, ठीक है। स्वचालित मोटर वाहन, तथा घरों में जीवाश्म ईंधन से। देखिए ये क्या होता है, कभी कभी आपसे स्रोत पूछ लिया जाता है कि ये जो कण है या फिर इस तरीके के कण किन स्रोतों से निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। ज़्यादातर आपसे बीमारियां ही पूछी जाती हैं प्रदूषण में। तो जैसे वायु प्रदूषण में तो कुछ कुछ चीज़ें एकदम फिक्स होती हैं कि जैसे वायु प्रदूषण है तो आपको सांस से संबंधित या फिर आपके श्वसन से संबंधित ही कोई बीमारी होती है थोड़ी बहुत, ठीक है, इसी तरीके से रिलेटेड होती है, तो आपको वेरीफाई करने में इतना ईजी हो जाएगा थोड़ा सा। अगला देखिए, दूसरा कोलाइड हो गया ना। हाँ, अगला देखते हैं सूट्स एंड सम्स, ठीक है। ये आकार में एरोसॉल से छोटे होते हैं। पहली चीज, आकार में एरोसॉल से छोटे होते हैं, ठीक है। इन कणों को बोला क्या जाता है? धूम्रकालिक। आप कोई भी ऐसी चिमनी देखते होंगे ना, मेन चिमनियों में आप देखते होंगे कि जब बहुत दिनों तक किसी एक जगह से धुआं निकलता रहता है तो उसके आसपास एक काले कोयले जैसी जो है परत जमा हो जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कालिक कहते हैं, ठीक है। कालिक तथा वाष्पयुक्त धूम्र की संज्ञा इन्हें दी जाती है, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो इनकी उत्पत्ति भी सेम होती है। ताप बिजली घर, स्वचालित मोटर वाहन तथा घरों में जो जीवाश्म ईंधन चलता है उन्हीं से इसकी भी उत्पत्ति होती है, ठीक है। दो चीजें आपकी क्लियर हो गई कणकीय में। अब हम देखते हैं तीसरा, फ्लाई ऐश, उड़ने वाली जो राख होती है, ठीक है। पहले आप लिख लीजिए पीएम, इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर मैटर्स, ठीक है। तो हमने अभी देखा था एरोसॉल्स के कण कितने होते थे? 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक। तो जो 10 माइक्रोन से बड़े कण होते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? पर्टिकुलर मैटर्स पे, ठीक है।
हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? शुद्ध कणकीय पदार्थ। ठीक है, इनकी भी उत्पत्ति उसी तरीके से होती है। तापीय ऊर्जा घर, या फिर जो हम ईंधन घर पे चलाते हैं, स्वचालित वाहन, जो भी वाहन होते हैं उनके ईंधन के जलने से जो भी हवा निकलती है, ये भी उसी तरीके से निकलते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारी हो गई। पहला हमने एरोसॉल देखा, दूसरा हमने सम्स देखा, तीसरा हमने पीएम देखा। ठीक है, अब एक चीज़ लिख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है वो, स्मॉग। होता क्या है, जब ये पर्टिकुलर जो कण होते हैं वो वायुमंडल में जो भी नमी होती है उससे संघनित हो जाते हैं, तो ये एक वर्ड आपने सुना होगा, स्मॉग। तो स्मॉग बनाते हैं। ठीक है, तो स्मॉग शब्द जो है सबसे पहली बार किसने दिया था? हेनरी एटोनी ने जुलाई 1905 में यह शब्द दिया था। ठीक है, अब ये जो कोहरा फैलता है तो वो होता क्या है कि जो वायुमंडल में कारखानों से निकली हुई जो गंधक होती है उससे ये क्रिया करते हैं और एक स्मॉग बना देते हैं। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, धुआं निकला, एक ऐसा ही बना लीजिए। ठीक है, और ये वायुमंडल पे जो जलवाष्प हुई उससे इसने क्या किया? संघनन किया, बना क्या? कोहरा या फॉग। तो क्या है? कारखाने से निकली या कारखाने की चिमनियों से निकले, जब ये गंधक से मिलता है तो यही स्मॉग बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। फ्लाई एश, ठीक है। अब फ्लाई एश जो है मुख्य रूप से जो हम कोयला जलाते हैं ना, तो कोयला जलाने से जो धुआं निकलता है उसके साथ जो छोटे छोटे राख के कण उड़ते होंगे वो उससे मेन रूप से निकलता है। ठीक है, तो लिखिए, यह है मुख्य रूप से कोयले से निकलता है। ठीक है, जब हम जलाते हैं तो आप लोग देखते होंगे सिगड़ियों में कि छोटे छोटे निकलते रहते हैं कण, उसे ही हम क्या बोलते हैं? फ्लाई एश। तो यह मुख्यतः किससे निकलता होगा ज़्यादा मात्रा में? तो जो कोयला आधारित हमारे ताप विद्युत ग्रह होते हैं। ताप विद्युत ग्रह में बिजली बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कोयले का। ठीक है, तो ताप विद्युत ग्रहों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म कण है। आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि फ्लाई एश क्या है। जब हम नॉर्मल आप अपने घरों में देखिए, इतने लंबे पे मत जाइए, तो जब आप कोयले को जलाते हैं सिगड़ी पे या फिर नॉर्मल, तो उससे क्या होता है? छोटे 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 कण ऐसे निकलते रहते हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? फ्लाई एश बोलते हैं। ठीक है, निर्माण एल्युमिनियम इसमें मेन आप ये सब मत याद रखिए, ये याद रख लीजिए कि इसमें जहरीला क्या होता है। ठीक है, उतना कुछ याद रखने के लिए जरूरत नहीं है। ये याद रखिए कि इसमें सबसे ज्यादा जहरीली चीज क्या होती है? तो सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर। ठीक है, जैसी जहरीली गैसें इससे निकलती हैं, जैसी जहरीली
धातुओं के कण होते हैं। ठीक है, इतना चीज आप याद रखें कि इसमें सबसे ज्यादा जहरीला क्या होता है, बाकी इसका कंपाउंड क्या है इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली धातुओं के इसमें कण होते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ये सबसे ज्यादा प्रभावित किसको करता है? तो सीधी सी बात है, जो राख होती है वो सबसे ज्यादा मनुष्य के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। ठीक है, तो मनुष्यों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जाके पत्तियों के ऊपर बैठ जाता है, बहुत ही महीन छोटे छोटे कण होते हैं, तो जाके पत्तियों के ऊपर बैठ जाते हैं। तो अगर पत्तियों के ऊपर जाके बैठ जाएंगे तो पत्तियां अपना प्रकाश संश्लेषण जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगी, तो पत्तियों के प्रकाश संश्लेषण को भी यह प्रभावित करता है। ठीक है, यह भी लिख लीजिए कि पत्तियों में जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। ठीक है, रोकता है। अब इसे कोई ऐसा उपाय है क्या कि जिससे रोका जा सकता है? तो हाँ, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक या अन्य कण के फिल्ट्रेशन या निस्यंदन द्वारा, अन्य कण निस्यंदन, ठीक है, जो भी हमारे फिल्ट्रेशन के उपकरण होते हैं उनके द्वारा वायु में मिलने से रोका जा सकता है। ये चीज आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो फ्लाई ऐश निकलता कैसे है? यह मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत ग्रह से उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म कण हैं। ठीक है, इसमें सीसा, आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली धातुओं के कण होते हैं। प्रभावित किससे करता है? तो मुख्यतः यह मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, हमारे सांस लेने में कठिनाई होती है। ठीक है, दूसरा पत्तियों की परतों में जाकर जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो मुख्यतः प्रभावित होती है। ठीक है, इसके कण थोड़े से बड़े होते हैं, इसलिए हम इसे फिल्ट्रेशन की पद्धति द्वारा क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक हम इसे रोक सकते हैं वायुमंडल में फैलने से। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम एक एक करके गैस उठाते हैं और देखते हैं कि वो किस तरीके से हमें प्रभावित करती है, या कौन सी गैस से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लीजिए CO या कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपके 2016 या 17 में इसी से क्वेश्चन आया था कि मनुष्य के श्वसन तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सी गैस करती है, तो यही है। ठीक है, देखिए मैं हो क्या रहा है, मैंने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए हैं और जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं 16 और 17 के 2 साल के पेपर में, मैंने जब टॉपिक पढ़ाया है वहीं पर जो भी आपका क्वेश्चन है तो मैंने वहीं पर डिस्कस कर दिया है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ था। बाद में हम लोग क्या करेंगे कि जब मैं क्वेश्चन आंसर आपके लास्ट में कराऊंगी तो वहाँ पर एक बार हम और सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। इससे क्या होगा, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो 17 में भी आई हैं और 16 में भी आई हैं। तो हमारी तैयारी इस तरीके से है कि अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं आपका क्वेश्चन आंसर सीरीज बना रही हूँ वो भी ऐसा ही है कि ज़्यादातर वही क्वेश्चंस मैंने डाले हैं उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करते रहिए। और ऐसा नहीं है एक बार सिलेबस खत्म होता है तो भी मैं जितने मुझे फैक्ट्स मिलते होंगे तो जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाते मैं वो सारे फैक्ट्स आप लोगों को देती रहूँगी, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है, तो आराम से भी पढ़ते रहिए, आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, दोबारा फिर से आप लोग पूरे वीडियोस वापस देखिएगा।
फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा और जो चीज़ें आपको भूल रही हैं, जैसे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं आप लोग बार बार भूल रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अभी बात कर रहे हैं किसकी, कार्बन मोनोऑक्साइड की। और हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम ट्रिक बता दीजिए। तो सीधी सी बात है, ट्रिक से आप 1-2 बार याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बहुत टाइम तक नहीं याद रहती, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि भले उस चीज़ को आप 2 बार पढ़ें, लेकिन समझ के पढ़िए, वो चीज़ें आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी। और एग्ज़ाम में क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने बैठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके सर पे। तो उस टाइम पे बहुत सारी ट्रिक अगर आपने पढ़ ली है, हर सब्जेक्ट की ट्रिक आपने पढ़ के रखी है, किसी भी सब्जेक्ट को आपने समझा नहीं है, बस ट्रिक से देखा है, तो वहाँ पे क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बहुत सारी ट्रिक दिमाग पे चलती हैं और उस टाइम पे एग्ज़ाम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि दिमाग में पूरी ट्रिक्स जो है वो मिक्स हो जाती हैं। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तो जब मैं ट्रिक से पढ़ती हूँ तो मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि वो सारी ट्रिक्स मिक्स हो जाती हैं। फिर उस टाइम पे क्वेश्चन पे लगता है कि नहीं, ये ट्रिक्स मैंने इस क्वेश्चन के लिए पढ़ी थी या ये ट्रिक इस क्वेश्चन के लिए पढ़ी थी। तो ज़्यादा ट्रिक्स पे मत वेस्ट हुइए, ज़्यादा ये सोचिए कि अभी इतना सिलेबस है तो हम इसे 1 या 2 बार कर लें, इतना टाइम हमारे पास हो कि वो चीज़ें हमें भूलें ही ना। ठीक है, तो अगर वो चीज़ें भूलेंगी नहीं, आपने उन्हें बार बार पढ़ के रखा है, क्वेश्चंस किए हैं उसके, तो वो चीज़ें आपको फिर दिमाग में नहीं निकलती हैं। आप वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम टाइम पे अच्छे से टिक कर पाओगे। इन कंपैरिजन टू अगर आप ट्रिक से पढ़ते हो तो क्या होगा, थोड़े टाइम तक आपको ऐसे लगेगा कि आपने चीज़ें पढ़ के रखी हैं, आपको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं ना तो वहाँ पे फिर कुछ भी नहीं आता। उससे अच्छा ये है कि अभी आपको ऐसा लगे कि शायद मुझसे ये नहीं आता, लेकिन एग्ज़ाम पे आपने उसे इतनी बार पढ़ चुके होंगे, उतनी बार उस चीज़ से आप गुजर चुके होंगे कि वो चीज़ आपको अच्छे से याद रह जाएगी। तो ज़्यादा ट्रिक से ऐसा मैं नहीं बोलती कि ट्रिक से बिल्कुल भी मत पढ़िए, पर ज़्यादा ट्रिक्स के भरोसे मत रहिए। ठीक है, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का और पढ़ाने का। तो चलिए अभी हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। प्रकृति क्या होती है, सबसे पहले इसकी प्रकृति लिखिए। यह है हवा से भारी, पानी में अघुलनशील, तथा गंध और स्वादहीन होती है। ठीक है, ये हो गई इसकी प्रकृति के बारे में। दूसरी चीज़ लिखिए, ऐसे ही आप CO पहले लिखिएगा, फिर ये चीज़ ऐसे बना के लिखिएगा। इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या होता है, एग्जाम टाइम पे आप इसको जल्दी जल्दी याद कर पाते हैं। ठीक है, सभी वायु प्रदूषकों में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह अकेले 50% कवर करती है। ठीक है, तो सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये क्या होता है, श्वास से शरीर पर पहुंचती है। ठीक है, श्वास के माध्यम से शरीर के अंदर जाती है। अभी ये कैसे निकलती है उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, ये किस तरीके से वातावरण में आती है ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम ये देख लेंगे शरीर के अंदर जाके फिर क्या करती है। तो शरीर के अंदर जाती है और वहां पर पहुंचकर जो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, पहुंचकर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन करने की जो क्षमता होती है उसे कम कर देती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए।
होता क्या है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्ड बनाने की इसकी क्षमता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, वह ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि 200 से 300 गुना ज्यादा होती है। तो यह इजिली क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है, जिससे ऑक्सीजन का जो वहन होता है या ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है वो हमारे शरीर में रुक जाता है। ठीक है, आगे इस गैस का सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा यह गैस कैसे निकलती है, अबाउट 76% का जो उत्पादन होता है वह जो हम परिवहन, मतलब जो हमारे कारें होती है या जो हमारे वाहन होते हैं उनके जलने वाले ईंधन के कारण होता है। ठीक है, तो परिवहन से होता है। और दूसरे नंबर पे 11% क्या होती है, घरेलू ईंधन। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो बंद कमरा होता है उसमें अंगीठी जलाकर क्यों नहीं सोना चाहिए। तो पहली चीज तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये लिख लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है उसे दम घोटू गैस भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि दम घोटू गैस की संज्ञा किसे दी जाती है, तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को दी जाती है। अब इसीलिए एक बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, निकलती क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है जो भी हम ईंधन जलाते हैं, और वह हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लेती है और ऑक्सीजन के वहन को कम कर देती है। तो हमारा क्या है, सांस दम घुटने लगता है, सांस प्रॉपर नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा नहीं हो रहा होता, तो एक तरीके से हमारी सांस जो है वो रुकने लगती है। तो इसीलिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से जितने भी चीजें हो सकती हैं वो हमने देख लिया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।